Hello everybody, I am Senior Rakesh Maurya and welcome all of you on my YouTube channel. Hope all of you are fine and stay at your home. So let's start our video. Today's topic is Equalization Levy and related amendments in Finance Act 2020. तो हम इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं इक्वलाइजेशन लेवी को. फर्स्ट ऑफ ऑल बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे, सेकंड चार्जिंग सेक्शन, थर्ड एग्जम्पशन, फोर्थ वन इज कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन पेमेंट और फिफ्थ इज अमेंडमेंट. तो इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए आपको एक मैं पीडीएफ लेकर आया हूँ. पीपीटी है ये बेसिकली. तो कोशिश करा है कि काफ़ी सिंप्लीफाइड वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ इक्वलाइजेशन लेवी और इससे रिलेटेड अमेंडमेंट. इस पीपीटी को बनाने में मेरे एक फ्रेंड CA नमन पांडे ने हेल्प करी है मेरी, तो आई विल थैंक्स टू नमन. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस बैकग्राउंड. इक्वलाइजेशन लेवी का बैकग्राउंड क्या है. बेसिकली ओवर द पास्ट डिकेड्स ये देखा गया है कि हमारा जो बिजनेस का मोड है वो फिजिकल मोड से शिफ्ट हो रहा है टेक्नोलॉजी बेस्ड. अब टेक्नोलॉजी में जब शिफ्टिंग हो रही है तो हमारा टैक्सेशन का जो सिस्टम है उसमें भी काफ़ी चेंजेस की रिक्वायरमेंट है. जैसे कि पहले के जो सेल परचेज होते थे वो फिजिकल मोड में होते थे, आज सब ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है, ऑनलाइन ई-कॉमर्स वगैरह काफ़ी प्रमोट हो रहा है. तो गवर्नमेंट को प्रॉब्लम आ रही थी टैक्स कलेक्शन से, क्योंकि कई बार ये देखा गया कि पर्सन की फिजिकल प्रेजेंस नहीं होती और वो ट्रांजेक्शन कर रहा होता है टैक्सेबल टेरिटरी में, लेकिन उसकी प्रेजेंस कहीं और होती है. तो गवर्नमेंट इस केस में टैक्स लिवाई नहीं कर पाती. तो इसको ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने एक टैक्स इंट्रोड्यूस करा, इक्वलाइजेशन लेवी. इसका बैकग्राउंड में रीड कर देता हूँ एक बार. ओवर द लास्ट डिकेड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ गॉन थ्रू एन एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन फेज इन इंडिया एंड ग्लोबली. दिस हैड लीड टू एन इंक्रीज इन द सप्लाई एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ डिजिटल सर्विसेज. Consequently, this has given rise to various new business models where is a heavily reliance on digital and telecommunication networks. As a result, the new business models have come with set of new tax challenges in terms of nexus, characteristics, and valuation of data and user contribution. Combination of inadequacy of physical presence-based nexus rules in the existing tax treaties and the possibility of taxing such payment as royalty or fees for technical services create a fertile ground for tax dispute. तो प्रॉब्लम क्या आती थी कि इसमें ना हम ये डिसाइड नहीं कर पाते थे कि टैक्स कहाँ चार्ज होगा. जो सर्विस प्रोवाइड की गई है ऑनलाइन उस पर टैक्स कौन सी कंट्री चार्ज करेगी. क्योंकि क्या होता है कि जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है ऑनलाइन वो रजिस्टर्ड किसी और कंट्री में होता है और सर्विस किसी और कंट्री में दे रहा होता है, इनकम कहीं और से जनरेट कर रहा होता है. तो इसको लेकर काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी. तो इसका एक एग्जांपल है इंडिया में, जैसे गूगल और फेसबुक, इनके सारे सर्वर आउटसाइड इंडिया है, सब कुछ इनका आउटसाइड इंडिया है, लेकिन इनके इंडिया से काफ़ी रेवेन्यू जनरेट होता है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट पर टैक्स लिवाई नहीं कर पाती थी. तो इसके लिए इक्वलाइजेशन लेवी के थ्रू अब क्या होगा, जो भी इनको कोई पेमेंट जाएगी, फेसबुक गूगल फॉर एग्जाम्पल, तो जो पेमेंट कर रहा होगा वो एक 6% 6% का टैक्स डिडक्ट करके गवर्नमेंट को डिपॉजिट करेगा. तो आप बाकी ये रीड कर लेंगे, इसमें यही सब लिखा हुआ है. आपको ये PDF हमारे वीडियो के लिंक पे मिल जाएगी. सेकंड वन क्या है, इसमें जो बजट 2020 में एक अमेंडमेंट आई है वो आया है कि पहले इस सेक्शन को, इस इक्वलाइजेशन लेवी को ई-कॉमर्स ऑपरेटर पे भी एप्लीकेबल कर दिया गया है और वहाँ पर ये 6% की 6% की बजाय इंस्टेड ऑफ 6% 2% रेट से टैक्स लगेगा. तो आइए स्टार्ट करता हूँ मैं इसका. सबसे पहले चार्जिंग सेक्शन. ये ओल्ड चार्जिंग सेक्शन है, मतलब पहले जो था पहले, अब इसमें अमेंडमेंट कवर नहीं है, अमेंडमेंट नेक्स्ट स्लाइड में. तो इसका फर्स्ट पॉइंट रीड करते हैं, चार्जिंग सेक्शन. तो चार्जिंग सेक्शन क्या है, इक्वलाइजेशन लेवी शैल बी चार्ज्ड एट द रेट ऑफ 6% ऑफ द अमाउंट कंसिडरेशन फॉर एनी स्पेसिफाइड सर्विसेज रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय अ पर्सन बीइंग अ नॉन रेजिडेंट फ्रॉम अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया एंड कैरिंग ऑन बिजनेस और प्रोफेशन और अ नॉन रेजिडेंट हैविंग अ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया. तो अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ. इक्वलाइजेशन लेवी है, 6% पे चार्ज होगा, मैंने बता दिया आपको. स्पेसिफाइड सर्विसेज, ये आप यहाँ से रीड कर सकते हैं स्पेसिफाइड सर्विसेज की डेफिनेशन.
ये स्पेसिफाइड सर्विसेज मीन्स ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट, मतलब सिर्फ कुछ एक सर्विसेज पे ही लगेगा, सारी सर्विसेज पे नहीं जो हम ऑनलाइन लेते हैं। तो जो ऑनलाइन कुछ एक सर्विसेज है वो है ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट, एनी प्रोविजन फॉर डिजिटल एडवर्टाइजमेंट स्पेस और एनी अदर फैसिलिटी ऑफ सर्विस for the purpose of online advertisement or includes any other services as may be notified by the central government in this behalf। तो बेसिकली मोटा मोटा ये एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड सर्विसेज जो कि ऑनलाइन प्रोवाइड करी जाती है उस पर एप्लीकेबल होगा। तो सेकंड टर्म क्लियर हो गई हमारी। आगे है रिसीव्ड या रिसीवेबल, या तो रिसीव हो गया हो या फ्यूचर में रिसीव होने वाले बाय ए पर्सन बीइंग अ नॉन रेजिडेंट, मतलब पेमेंट जो रिसीव कर रहा है वो नॉन रेजिडेंट होना चाहिए। और किससे रिसीव कर रहा हो, रेजिडेंट इन इंडिया एंड कैरिंग ऑन बिजनेस एंड प्रोफेशन, मतलब उसी पर्सन से रिसीव करना है जो इंडिया में बिजनेस कर रहा हो। अगर वो पर्सन इंडिविजुअल कैपेसिटी में दे रहा है और बिजनेस नहीं कर रहा तो इक्वलाइजेशन लेवी एप्लीकेबल नहीं होगा। ये पॉइंट नोट कर लें, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि अगर जो पर्सन पेमेंट कर रहा है वो बिजनेस एंटिटी नहीं है या बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं है तो इक्वलाइजेशन लेवी एप्लीकेबल नहीं होगा। सेकंड, कौन पेमेंट करने वाला कौन होना चाहिए, नॉन रेजिडेंट हैविंग अ परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया। या तो पर्सन, एक तो रेजिडेंट पर्सन से पेमेंट मिल रही है फॉर द बिजनेस ट्रांजेक्शन, तब इक्वलाइजेशन एप्लीकेबल होगा। और सेकंड होगा कि नॉन रेजिडेंट एंटिटी से पेमेंट मिल रही है लेकिन उसका परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट है इंडिया में और उस रिगार्ड में पेमेंट हो रही है। तो सेकंड पॉइंट समझ में आ गया होगा आपको कि अगर किसी नॉन रेजिडेंट का कोई परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट है इंडिया में, वो पेमेंट कर रहा है डिजिटल सर्विसेज एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड किसी नॉन रेजिडेंट को, तो इक्वलाइजेशन लेवी एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये दो बॉक्स क्लियर होगा। मेरा थर्ड बॉक्स है नॉन एप्लीकेबिलिटी, कि कहाँ पर ये एप्लीकेबल इक्वलाइजेशन लेवी नहीं होगा। द नॉन रेजिडेंट प्रोवाइडिंग अ स्पेसिफाइड सर्विसेज हैज अ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया एंड द स्पेसिफाइड सर्विसेज इज कनेक्टेड विद सच पेमेंट एस्टेब्लिशमेंट। मतलब नॉन रेजिडेंट जो ये स्पेसिफाइड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, जो मैंने अभी डिस्कस करी थी आपसे, लेकिन उसकी परमानेंट जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वो थ्रू ए परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट इस्टेब्लिश इन इंडिया, मतलब एक पहले जो नॉन रेजिडेंट है उसने एक इस्टेब्लिशमेंट इस्टेब्लिश करा इंडिया में और उसके थ्रू ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो इस केस में क्या होगा, नॉर्म क्योंकि इसका इस्टेब्लिशमेंट है इंडिया में तो उसके ऊपर नॉर्मल टैक्स प्रोविजन से टैक्स एप्लीकेबल हो जाएगा, तो वहाँ पे इक्वलाइजेशन लेवी की जरूरत ही नहीं है। सेकंड है द स्पेसिफाइड सर्विसेज इज नॉट फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग आउट बिजनेस एंड प्रोफेशन, जैसे मैंने बताया भी आपको कि अगर पर्सनल यूज में तो भी नहीं लगेगा। और थर्ड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट कि एग्रीगेट अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन पेबल फॉर द स्पेसिफाइड सर्विसेज रिसीव्ड और रिसीवेबल डज नॉट एक्सीड्स ₹1,00,000। अगर ट्रांजेक्शन अमाउंट 1 लाख से कम है तो भी इक्वलाइजेशन लेवी एप्लीकेबल नहीं होगा। फोर्थ पॉइंट इज एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन क्या है कि जब हम किसी को पेमेंट, जैसे जो इंडिविजुअल है गूगल रेजिडेंट इंडिविजुअल जब गूगल या फेसबुक को पेमेंट देता है तो वो 6% का डिडक्शन करके गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देगा 6% और उनको पेमेंट दे देगा। तो एग्जेम्पशन में ये लिखा हुआ है कि जब वो पेमेंट गूगल या फेसबुक कंपनीज को रिसीव होगी तो उस पर अब इनकम टैक्स के प्रोविजंस मतलब उस पर टैक्स नहीं लगेगा उस अमाउंट पे जो उनको नेट रिसीव हो रहा है आफ्टर डिडक्शन ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी, वो एग्जेम्प्ट होगा फ्रॉम द इनकम टैक्स एक्ट। होप आपको क्लियर हो गया वो। और अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में और हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सेकंड स्लाइड है आपकी कलेक्शन रिटर्न एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी। तो अब इसका प्रोसीजर आपको समझाते हैं। सबसे पहले कलेक्शन एंड रिकवरी, वो है सेक्शन 166। एज पर द प्रोविजन एवरी पर्सन हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर टू डिडक्ट द इक्वलाइजेशन लेवी shall pay the amount of equalization levy so deducted to the credit of central government within a period of 7 days from the end of the month in which such levy was deducted। मतलब मंथ एंड, जिस भी मंथ में आपने ट्रांजेक्शन हुई है और वो डिडक्शन करी है उसको उस मंथ के एंड से विद इन 7 days आपको गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना है। फर्निशिंग ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी रिटर्न, इसमें एक एनुअलाइज रिटर्न फाइल करनी होती है इक्वलाइजेशन लेवी की फॉर्म 1 में, जो कि लास्ट डेट होती है जिसकी फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर 30 जून। इसको रीड कर देता हूँ मैं। ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी स्टेटमेंट इन इज 30 जून, हैंस द स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड टू फाइल ऑन और बिफोर 30 जून फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर।
इट इज़ एन एनुअल स्टेटमेंट एंड शैल बी फाइल्ड इन फॉर्म 1। तो आपका ये फर्निशिंग हो गया। थर्ड है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन पेमेंट। अब अगर पेमेंट नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पॉइंट, आप गवर्नमेंट आपके ऊपर एक सिंपल इंटरेस्ट @1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ चार्ज करेगी। सेकंड, आपसे इक्वलाइजेशन लेवी रिकवर करेगी और साथ के साथ पेनल्टी भी रिकवर कर सकती है। थर्ड वन है कि आपको ये जो एक्सपेंस हुआ है, जिस एक्सपेंस से रिलेटेड आपको ये इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट करना था, उस एक्सपेंस को आपके पीएनएल में इनकम की कंपटीशन में डिसअलाउ कर दिया जाएगा। मतलब आपको उसकी इनकम में आपको उसका एक्सपेंस अलाउड नहीं होगा और आपको आपके उस खर्चे को आपकी इनकम में ऐड बैक कर दिया जाएगा। मतलब वो नेट में कि आपको एक्सपेंस जो है वो डिसअलाउ होगा, अलाउ नहीं होगा। डिसअलाउंस अंडर सेक्शन 40। फिर नेक्स्ट स्लाइड है। अब नेक्स्ट स्लाइड जो हमारी है वो है अमेंडमेंट से रिलेटेड। तो इसमें जो अमेंडमेंट आई है उसमें मैंने यहाँ पे 2 बुलेट्स हैं। फर्स्ट बुलेट तो ओल्ड प्रोविजन ही है जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड बुलेट में जो है वो है इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट जो कि एप्लीकेबल होगी 1 अप्रैल 2020 से एप्लीकेबल हो गई है। सम रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर फ्रॉम ई कॉमर्स सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज मेड और प्रोवाइडेड और फैसिलिटेड टू स्पेसिफाइड पर्सन। तो अब क्या होगा कि अब तक ये सिर्फ एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज पे एप्लीकेबल था बेसिकली इक्वलाइजेशन लेवी, बट अब ई कॉमर्स ऑपरेटर्स पे भी एप्लीकेबल होगा। जैसे कि अपने फ्लिपकार्ट और अमेजोन टाइप की जो वेबसाइट्स हैं जो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं वेरियस सप्लायर्स को फॉर सेलिंग देयर गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें भी 1050 की एग्जाम्पशन है कि जिन लोगों को ये नेट आफ्टर डिडक्शन अमाउंट रिसीव होगा तो उस पर टैक्स चार्ज नहीं होगा। अब इसमें डेफिनेशंस देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। जैसे इसमें मैंने रीड करा था आपका कि सम रिसीव्ड बाय या ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर कौन है, ई कॉमर्स सप्लाई क्या होगी और स्पेसिफाइड पर्सन कौन है, इनको नीचे एक्सप्लेन करा हुआ है। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर है जो कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा फॉर सेलिंग ऑफ गुड्स एंड प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज थ्रू डिजिटल मीडियम। तो वो तो हो गया ई कॉमर्स ऑपरेटर। एग्जाम्पल आपके पास है फ्लिपकार्ट, अमेजोन और अदर बहुत सी वेबसाइट्स हैं। सेकंड क्या है, ई कॉमर्स सप्लाई और सर्विसेज क्या है। ई कॉमर्स में कौन कौन सी सप्लाई और सर्विसेज हैं। तो इसके अंदर कवर हो जाएंगे आपका ऑनलाइन सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ऑनलाइन सेल ऑफ गुड्स ओन्ड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर, ऑनलाइन प्रोविजन ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर, ऑनलाइन सेल ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज और बोथ फैसिलिटेड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर, और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ अबव एक्टिविटीज। मतलब सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ सर्विसेज, एनी बोथ ऑफ दिस। थर्ड है स्पेसिफाइड पर्सन। मतलब इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि अगर ये सर्विसेज ई कॉमर्स ऑपरेटर ई कॉमर्स की सर्विसेज एक स्पेसिफाइड पर्सन को दे रहा है तो ही लगेगा। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर हमने समझ लिया, ई कॉमर्स सप्लाई हमने देख लिया कि सेल ऑफ गुड्स, से प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज और एनी ऑफ दिस, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। ई कॉमर्स ऑपरेटर वो हो गया जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है फॉर सेलिंग गुड्स एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज थ्रू द मीडियम ऑफ डिजिटल मीडियम। अब थर्ड पॉइंट है स्पेसिफाइड पर्सन। स्पेसिफाइड पर्सन में आपके कवर होते हैं अ पर्सन हु इज रेजिडेंट इन इंडिया। मतलब किसी जो ई कॉमर्स ऑपरेटर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वो किसी रेजिडेंट इंडियन को प्रोवाइड करना चाहिए उसको। सेकंड वह है कि वो पर्सन हु बाय सच गुड्स और सर्विसेज और बोथ यूजिंग इंटरनेट प्रोटोकॉल लोकेटेड इन इंडिया। फर्स्ट है कि पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया हो, सेकंड पर्सन लोकेटेड इन इंडिया हो, मतलब जो पर्सन इंटरनेट यूज कर रहा है वो लोकेटेड इन इंडिया हो। थर्ड है अ पर्सन नॉन रेजिडेंट इन पर्सन इन फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस, सेल ऑफ एडवर्टाइजमेंट विच टारगेट अ कस्टमर हु इज रेजिडेंट इन इंडिया और अ कस्टमर हु एक्सेस द एडवर्टाइजमेंट थ्रू इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस लोकेटेड इन इंडिया। मतलब नॉन रेजिडेंट है लेकिन वो जो इंटरनेट यूज कर रहा है वो लोकेटेड इन इंडिया है तो भी स्पेसिफाइड पर्सन में कवर हो जाएगा। सेल ऑफ डेटा कलेक्टेड फ्रॉम अ पर्सन हु इज रेजिडेंट इन इंडिया और फ्रॉम अ पर्सन हु यूज इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस लोकेटेड इन इंडिया। तो जो कई बार क्या होता है कि हम साइट्स वगैरह को एक्सेस करते हैं तो हमारा डाटा वहाँ पर रिकॉर्ड हो जाता है। तो अगर वो जो कंपनी वो डाटा सेल करती है किसी को और वो डाटा रेजिडेंट पर्सन हैं इंडिया के जिनका डाटा है तो भी ये स्पेसिफाइड पर्सन में कवर हो जाएंगे। या फिर वो जो डाटा सेव हुआ है वो इंटरनेट प्रोटोकॉल इंडिया का यूज़ करके
हुआ है तो भी स्पेसिफाइड पर्सन में कवर हो जाएगा। तो टैक्स किसको पे करना है, हु इज लाइबल टू पे, ई कॉमर्स ऑपरेटर को टैक्स पे करना है। सेकंड स्लाइड है नॉन एप्लीकेबिलिटी फॉर ई कॉमर्स ऑपरेटर इक्वलाइजेशन लेवी। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर पर इक्वलाइजेशन लेवी कब एप्लीकेबल नहीं होगा। फर्स्ट पॉइंट, जब कंसिडरेशन 2 करोड़ रुपए से कम होगा ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अगर प्रीवियस ईयर में जो उसको कंसिडरेशन मिला है ई कॉमर्स ऑपरेटर को, टोटल कंसिडरेशन अगर 2 करोड़ से कम है तो उसके ऊपर इक्वलाइजेशन लेवी एप्लीकेबल नहीं होगा। इसको मैं रीड कर देता हूँ। इक्वलाइजेशन लेवी शैल नॉट बी चार्ज इफ द सेल टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट ऑफ द ई कॉमर्स ऑपरेटर फ्रॉम द ई कॉमर्स सप्लाई और सर्विसेज मेड और प्रोवाइडेड और फैसिलिटेड टू द पर्सन mentioned above is less than ₹2 करोड़ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। सेकेंड पॉइंट क्या है कि अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर का परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट है इन इंडिया और वो उसी परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट के थ्रू सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है ई कॉमर्स ऑपरेटर की, तो भी इक्वलाइजेशन लेवी ई कॉमर्स ऑपरेटर पे एप्लीकेबल नहीं होगा। लास्ट स्लाइड है अमेंडमेंट्स ड्यू डेट फॉर इक्वलाइजेशन लेवी। मतलब जो नॉर्मल इक्वलाइजेशन लेवी है नॉर्मल डिजिटल सर्विसेज के लिए, एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज के लिए, उसमें क्या है कि मंथ एंड से 7 डेज में आपको टैक्स पेमेंट करनी है। बट इन केस ऑफ ई कॉमर्स ऑपरेटर आपको क्वार्टरली बेसिस पर टैक्स की पेमेंट करनी है, जिसकी ड्यू डेट यहाँ मेंशन है, देख सकते हैं आप। अप्रैल से जून फर्स्ट क्वार्टर की 7 जुलाई, सेकंड की 7 अक्टूबर, थर्ड की 7 जैन, फोर्थ की 31 मार्च। तो मैंने कोशिश करी थी आपको सिंप्लीफाइड वर्ड्स में एक्सप्लेन करने के लिए इक्वलाइजेशन लेवी, और होप आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग आई होगी, अच्छी लगी होगी वीडियो। तो अगर आपको इसके रिलेटेड कोई क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई कंसल्टेंसी चाहिए हो, किसी भी तरह की हेल्प चाहिए हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। आप मेल कर सकते हैं हमें, हमारी मेल आईडी मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में भी मेंशन कर दूंगा मैं मेल आईडी। ये पीडीएफ आपको वीडियो के लिंक में, मतलब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी आपको तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, वीडियो को भी लाइक भी करें। थैंक यू फ्रेंड्स।